कोशिश करी कि कंसेप्ट से लेके सैटेलाइट कितने तरीके के हैं, ठीक है, किसको किस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, किस हाइट पे है। तो ये ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। आज का बस एक तरीके से कंक्लूजन है। और एक लिस्ट है जो व्हाट्सएप पे आपने देखी है, पढ़ी है, व्हाट्सएप से सब लोग कनेक्ट हैं, उसमें मैंने नोट्स बनवा दिए थे। उसमें पूरी एक लिस्ट है कि फर्स्ट सैटेलाइट से लेके लास्ट सैटेलाइट जो इंडिया ने अभी 10 फरवरी को लॉन्च किया है, पूरी एक, ये तो नहीं होगी क्योंकि अभी जो रिसेंटली 22 वाले जो 23 में जो रिसेंटली लॉन्च हुए वो तो नहीं है, लेकिन लगभग 19, 20, 21 तक पूरी लिस्ट है कि कितने सैटेलाइट है, किस पर्पज से उन्हें लॉन्च किया गया है, ठीक है, और किस ऑर्बिट में और कौन सी उनकी व्हीकल है। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। ऑलमोस्ट तो मैंने बताया है शुरुआत से लेकर कि कहाँ से कब से इंडिया में शुरू हुआ है या कब से मानो स्पेस रिसर्च के ऊपर बात हुई है कि सबसे पहले किसने कहा, कहाँ से शुरू हुई थी बात। कल भी मैंने एक बार रिपीट किया था इस चीज़ को कि स्पेस रिसर्च की बात कब से शुरू हुई, 1957 सोवियत संघ ने स्टार्ट किया था इसको। और वो भी कब किया था कि रसिया और अमेरिका के बीच हमेशा कोल्ड वार रहा है, अमेरिका और रसिया के बीच क्या रहा है, कोल्ड वार रहा है। तो वो कौन आगे है, हम इनसे बेहतर हैं या ये हमसे बेहतर। तो उनमें एक दूसरे भागा दौड़ मची होती है ना बच्चे में कि इस बार हम टॉप करेंगे, इस बार वो टॉप करेंगे। अब कुछ और मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आप नोट करते हैं, ठीक है। देखिए शुरू में जो थे कि वो एल बैंड फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी जानते हैं हम लोग, मैंने बताया तो था प्लस फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, क्योंकि देखिए इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें देखिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों का। बाकी देखिए जितनी भी इसकी मैथमेटिक्स थी, जितने भी कंसेप्चुअल टर्म्स है या जितना भी मैथमेटिक्स में जो इस ऐसी मैथमेटिक्स जो आप इजीली समझ सकें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो सकती है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है, किस हाइट में हम सैटेलाइट को ले जाते हैं, ठीक है, कितने तरीके के सैटेलाइट्स हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आज कंक्लूजन है कि कौन कौन से सैटेलाइट, ऑलमोस्ट तो मैंने बताई दी है, लेकिन बहुत सारे अभी जैसे चंद्रयान 2 है, मंगलयान है, या अभी सुने सब नाम सुन रहे हैं रिसेंटली जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि रिसेंटली भी तो ये कुछ चीज़ें हैं कि मतलब किस पर्पज़ से चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 को किस पर्पज़ से लॉन्च किया गया था, क्या मकसद था इसके पीछे, ठीक है। और कुछ सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, शॉर्ट कमिंग्स, उनकी आलोचना भी हुई। तो ये कुछ नोट्स मैंने कहा था, आप एक नज़र डाल लीजिएगा। अब बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इस क्लास ये देख रहे हैं कि बच्चे 12 से लेकर 12:30 तक तो आते हैं। अभी आप बैठे हैं 10-12 बैठे हैं, इतने ही हो गए मेरी समझ में। वो तो 8-10 बैठे रहते हैं, उनका वो क्लास के लिए नहीं आते हैं, उनका सिर्फ पर्पज़ ही लाइब्रेरी अटेंड करना है, सिर्फ लाइब्रेरी में ही आते हैं। खैर अपने की सोच है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सारे सैटेलाइट्स की बात हो गई थी। अच्छा एक चीज़ मैंने और पूछी थी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों का पीरियड सेम है 24 आवर्स, हाइट भी सेम होती है, 36,000 किलोमीटर पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, बताया था मैंने, कौन बताएगा। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिवाइज बहुत जरूरी है, रिवीजन थोड़ा करते रहिए, वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसकी जरूरत तो नहीं है, ये जरा बंद करो, बहुत सारी खोल रखे थे फोल्डर। ऑर्बिट में तो सभी रहते हैं, बिना ऑर्बिट से तो कोई, हर सैटेलाइट किसी ना किसी ऑर्बिट में ही लॉन्च किया गया है। मैंने लियो की बात करी थी, फिर मियो की बात करी थी, फिर सन सिंक्रोनस की बात करी थी, फिर जियो सिंक्रोनस की बात करी थी, फिर जियो स्टेशनरी सबसे लास्ट में तक थी। इतने तरीके के सैटेलाइट्स जो हैं जो हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए इसका सबका मकसद ही यही है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, इंडिया ने जो लॉन्च किए हैं, उनका पर्पज़ क्या है, कम्युनिकेशन। क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ की स्टडी करने के लिए, जिस भी से जहाँ भी भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, जैसे मून पे भेज रहे हैं तो मून की स्टडी करना है, या किसी दूसरे से प्लेनेट पे हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, या अंतरिक्ष में कहीं भेज रहे हैं, तो सिर्फ पर्पज़ तो यही होता है कि वहाँ का डाटा कलेक्ट करना और वहाँ पर, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है,
मेन चीज़ होता है कि डाटा, जैसे हमने बताया था IRS, क्या अपन फॉर्म लिखाई थी? IRS क्या लिखाई थी? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसका क्या काम होता है? जहाँ तक ये क्या करता है, वहाँ का डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। अर्थ माध्यम में रखते हैं तो वहाँ का डाटा कलेक्ट करेगा। तो सैटेलाइट का पर्पज ही हमारा होता है कि जहाँ भेजना है उसकी स्टडी करना है, वहाँ डाटा कलेक्ट करके उस पर रिसर्च करना है और फिर उसके क्या रिजल्ट्स हैं और क्या उसके कंक्लूजन है। यही सब काम है सैटेलाइट का। स्पेस रिसर्च कि सैटेलाइट हम किस लिए भेजते हैं? स्पेस रिसर्च के लिए भेजते हैं। ऑलमोस्ट बता देते हैं। अच्छा, फिर किसी कौन बताएगा? जल्दी बता दीजिए। कि अब देखिए, जो शुरू छोड़े गए थे सैटेलाइट वो L बैंड के थे, आज तो बहुत हम आगे निकल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से हिंदी करते हैं। टाइम पीरियड देखिए हम कई बार बता चुके हैं और फिर थोड़ा सा वो लगता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? समझे? सुने, ऑसिलेशन। फिलहाल यहाँ ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन। हमारे यहाँ पर सैटेलाइट की बात क्या करें? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कोई सैटेलाइट जो है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है या कहाँ छोड़ा गया, किस पर्पज के लिए छोड़ा गया, तो सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? कि जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ शुरू हुई थी? L बैंड से। अब K तक आ गए, KA, KU, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए। पहले हल्की फ्रीक्वेंसी के, फिर जैसे जैसे हम आगे तरक्की करते गए, आगे बढ़ते गए, फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई? बढ़ती चली गई। तो मतलब होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस भी ऑर्बिट में मैंने लॉन्च किया है सैटेलाइट को, कि एक ऑर्बिट का मतलब एक रोटेशन, ऑर्बिट के एक रोटेशन में जो टाइम होता है, लगता है कि एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय। और एक सेकेंड में कितने चक्कर हो रहे हैं वो क्या कहलाती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या जो होगी वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति की एक सेकेंड में कितने चक्कर कर सकता है। अब यहाँ तो आवृत्ति बात होती है, 24 आवर में ज़्यादातर सैटेलाइट क्या होते हैं? आवर में रोटेशन करते हैं, या जितने भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये क्या करते हैं? इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर। कितना होता है? 24 आवर। ठीक है। अब जैसे लियो बताया था मैंने, लियो का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? लियो, मियो, लियो का उसमें लिखा है क्या मैंने कि 90 मिनट से लेके हाँ कितने मिनट थे? आवर हो गए कितने थे? तो ये सब चीजें आप लोग देखिए, यही तो मेन पॉइंट है। ये तो आपको सुंदर करना ही है। इनका कोई तरीका नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको बता सकते हैं क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं और सारी को रिपीट भी कर दिया हुआ ब्रीफली मैंने हर एक लेक्चर में। कि मेरी कोशिश रहती है कि पीछे पढ़ाया गया सब ब्रीफली जो ब्रीफ मेन पॉइंट्स हैं एक बार फिर से आपको बता दें, ठीक है। तो एक कल मैंने बताया था कि कितनी संस्थाएं हैं जो स्पेस फिजिक्स के अंदर में काम कर रही हैं, कि हाउ मेनी और कितनी संस्थाएं हैं। तो उसमें आप लिख लीजिए कुछ इसमें जो नाम है, जैसे PRN है, PRN फिजिक्स संस्थाएं। तो ये बचा था। बाकी सैटेलाइट एक देखिए जो लिस्ट आपने सबने देखी नहीं देखी, ये नोट्स बाकी व्हाट्सएप पे जो मेरे पास फाइल्स हैं व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे अभी लेक्चर खत्म होने के बाद। उसमें भी टू द पॉइंट सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए इसमें इतना है कि आप 2-1 दिन पढ़ेंगे बैठेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। 2-4 दिन लग जाएंगे पढ़ने में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ेंगे, नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं पढ़ेंगे। इंटरेस्ट देखिए भाई, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज का पर्पज यही कि आपको कुछ लेफ्ट नहीं करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो डीपली पढ़ने हैं। ये भी नहीं कि चलिए हल्का लाइटली पढ़ लिए, नहीं, यहाँ लाइटली नहीं पढ़ना, हर एक पॉइंट्स को डीपली लेना है। फिजिक्स में कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। नाम पता है मेरा? नाम तो पता है, डिपार्टमेंट में पढ़ा है। हाँ, तो वो इकोनॉमिक्स में है, फिजिक्स में, दोनों में फर्क है। अच्छा, हमने जो डिफरेंस पूछा था कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, देखिए दोनों फर्क होता है। मैंने बताया था अपना, हमने हमारा अर्थ जो इसका ऑर्बिट कैसा है, अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, सारे लॉ भी लिखा दिए मैंने, केपलर्स लॉ लेके ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके A to Z मैंने एक एक बात बता दी आप लोगों को।
बस शर्त है कि एक बार रिवाइज करें घर पे जाकर जी। कैसा है इसका अर्थ का आर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल। हाँ भाई, दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है। और दीर्घवृत्त की खासियत क्या होती है? 2 फोकस होते हैं उसके। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। सन कहीं एक फोकस पे रहता है, ये मान के चलते हैं कि सन किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। तो इसका आर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल आर्बिट अर्थ का, ठीक है। अर्थ का आर्बिट कैसा है? तो अर्थ अगर हम शेप देखें अर्थ का, तो पोस्ट पे कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? पोस्ट के ऊपर ये जहाँ ध्रुव होते हैं वहाँ कैसी है? ये फ्लैट है। फ्लैट समझते हैं? जैसे हमारी सरफेस है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, कैसी सरफेस है? फ्लैट, ठीक है। और जहाँ ये जो है ये घूमती है दीर्घवृत्त में या ये स्वयं है दीर्घवृत्त में? किसका? अर्थ का आर्बिट ही है। अर्थ का जो आर्बिट है वो इलिप्टिकल है। जो सन के चारों तरफ इसका रोटेशन है वो कैसा है? इलिप्टिकल आर्बिट में है। यही तो मैंने बताई थी आपको कि सन के अराउंड रोटेशन अर्थ करती है। अर्थ क्या करती है? किसके अराउंड रोटेशन करती है? सन। अर्थ जो सन के अराउंड रोटेशन करती है, तो सन के अराउंड जो रोटेशन करती है, तो जो इसका आर्बिट है अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, लेकिन जो इसका आर्बिट है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कुछ सैटेलाइट्स ऐसे प्लैनेट हैं जिनका सर्कुलर है। और सैटेलाइट्स अभी मैंने बताया था जो सैटेलाइट जियोस्टेटिक सैटेलाइट हैं या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोस्टेटिक सैटेलाइट की खासियत क्या है? कि इसका जो आर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? इक्वेटर सुना है? देखिए आप बताई भी थी ज्योग्राफी वाले में, आपको ये सारी बातें पढ़ाई होगी अर्थ के बारे में। ज्योग्राफी वालों को पढ़ाई नहीं पढ़ाई सब आपको? अर्थ के कितने पार्ट्स हैं, अर्थ का शेप कैसा है, पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है जरूर पढ़ाया होगा। आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं भाई। ज्योग्राफी तो अच्छे खासे लेक्चर हैं ज्योग्राफी के, मैंने देखा यूपीएससी में। भैया स्पेस फिजिक्स में तो 4 लेक्चर बताएंगे, 4 लेक्चर में ही मुझे सब समेटना था। तो मैंने आपको कंसेप्ट से लेके कितने तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं, किन सैटेलाइट्स का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम आपको लास्ट लेक्चर जो हो चुके हैं वो बता चुके हैं हम आपको। आज केवल प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ कंक्लूजन है कि अब भी अगर आपको कोई किसी डाउट हो, केवल कोई टेक्निकल पॉइंट पे डाउट हो कि कोई टेक्निकल पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आके मुझसे डिपार्टमेंट में पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगर आज को कोई क्वेश्चन करना है तो लेक्चर के लास्ट में आप कर लीजिए, जो भी आपको पूछना पाछना, बीच में नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ा हम तो आपसे पूछेंगे एक आध क्वेश्चन जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अदरवाइज जो भी आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें साइड में नोट करते रहिए, उन्हें लास्ट में पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ इसका भी 24 आवर है। बस फर्क क्या है? नहीं, यही फर्क है कि जियोस्टेटिक सैटेलाइट का सिर्फ एक ही क्या है, एक ही ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। जो भी सैटेलाइट जो स्टेशनरी है वो क्या करते हैं कि जियोस्टेशनरी को क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह। हिंदी की क्या होती है? भू स्थिर उपग्रह। और जियोसिंक्रोनस क्या है? भू सिंक्रोनस। उनकी हिंदी वो अजीब सी है, तुल्यकालिक या समकालिक, ठीक है जी। सिंक्रोनस को जो कहते हैं तुल्यकालिक या समकालिक, हिंदी आपको मैंने लिखा दी थी, लेकिन बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है तो ज़्यादातर इंग्लिश वाला वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके ऑर्बिट जो है एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि वो तो इक्वेटर के चारों तरफ उसका ऑर्बिट है। जियोस्टेटिक सैटेलाइट है उनका जो ऑर्बिट है वो क्या है? इक्वेटर के चारों तरफ, ठीक है। तो कैसा ऑर्बिट है उसका? सर्कुलर है। और जियोसिंक्रोनस है इनके एक से ज़्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं। क्या है? एक से ज़्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं और उसका केवल एक ही ऑर्बिट है, ये ध्यान रखिएगा। जियोस्टेटिक सैटेलाइट जो है किसी एक ही ऑर्बिट की इक्वेटर के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। उनका ऑर्बिट कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जियोसिंक्रोनस से इसके एक से ज़्यादा ऑर्बिट है। जरूरी नहीं कोई इक्वेटर के चारों तरफ नहीं कर रहा है। ये अभी हम आपको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। इससे क्या है? ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? इसे हिंदी क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या हिंदी में लिखिए इसे घूर्णन अक्ष। हम हिंदी लिख देते हैं, आपको हिंदी वाला ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा हमारा है? ऑर्बिट कैसा अर्थ का है? इलिप्टिकल। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तब भी इलिप्टिकल होगा, इस तरीके हम यहाँ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल। ये हमारा क्या होता है? ठीक है। तो अब जो जियोस्टेटिक सैटेलाइट है स्टेशनरी, उनका रोटेशन होगा इस तरह होगा। जियोस्टेटिक कौन सा होगा? ये जियोस्टेटिक।
जियोसिंक्रोनस ये क्या है? जियोसिंक्रोनस का एक ही आर्बिट नहीं होगा, इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, तो ये फर्क है। ठीक है, तो दोनों में जो आर्बिट्स हैं, तो जियो स्टेशनरी जो है ये बता चुके हैं हम आपको, कल भी स्थित ये बात हम आपको कल भी लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग और नहीं करते हैं। और मैंने बात कहा था जो पॉइंट मेन पॉइंट्स में नोट कर लिया है, ये बताया था मैंने, ये बताया था कि जो जियोस्टेसी सैटेलाइट है उसका क्या वो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका, और वो इक्वेटर के चारों तरफ क्या करते हैं, उनका रोटेशन होता है, वो रिवॉल्व करते हैं, वो इक्वेटर के अराउंड करते हैं। बाकी जियोसिंक्रोनस है इनका ऑर्बिट इसी तरीके कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? जियोसिंक्रोनस, या इसे हिंदी क्या कहते हैं? भू, उनके लिए कहते हैं भू समकालिक, समकालिक के बीच होता है, हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, भू समकालिक। तो इनके आर्बिट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, बस यही दोनों फर्क था। बाकी कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? आप लोग भी शायद फर्स्ट टाइम है क्या या आ चुके इससे पहले? हाँ भाई, तो नए चेहरे लग रहे हैं आज। तो असल से बेटा अभी लास्ट पीरियड है आज स्पेस फिजिक्स का, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बात चल रही थी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, क्योंकि जो सेकेंड लाइट शुरू में छोड़े गए थे वो एल बैंड से लेके आप कहाँ तक आ गए हैं नोट कर लीजिए आप, उनकी फ्रीक्वेंसी सबके आपको नोट चित्र बनाना है किसी को क्या? बना लिया तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत। तो देखिए इसमें जो है तो फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन किसी को लिखना है क्या? तो लिख लीजिए, पहले तो टाइम पीरियड लिख लीजिए, आवर्तकाल। टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फिलहाल मैं कई बार बता चुके हैं, मुझे अफसोस होता है कि आप वही बात बार बार रिपीट करें, आप ना बताएं। टाइम पीरियड कई बार बता चुके हैं, आज हम लिख ही देते हैं। अच्छा, टाइम लगता ना लिखने में, आवर्तकाल। तो जो एक चक्कर में ग्रह द्वारा या उपग्रह द्वारा, लिख लीजिए, ग्रह तथा उपग्रह या किसी और बॉडी जो भी वालों से अंतरिक्ष में भेजी गई है, ग्रह तथा उपग्रह द्वारा एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में रोटेशन, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। फ्रीक्वेंसी आवर्ती, सर जो आपने इक्वेटर बताया था वो क्या था? इक्वेटर भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं आप भूमध्य रेखा, हिंदी में थोड़ा अपोज को ध्यान देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के चारों ओर वैसे के सर्कुलर ऑर्बिट है इसका, जियोस्टेशनरी का, और सब उसमें ही छोड़े जाएंगे, जितने भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होंगे उसी ऑर्बिट में ही लास्ट करते हैं, और सबका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर। टाइम पीरियड तो जियोसिंक्रोनस का भी 24 आवर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए कि मेन मेन पॉइंट है, ये तो बात है कि जो भी मेन पॉइंट है, अभी मेरी समझे ये बात हम कई बार बता चुके हैं। हाँ, तो जो सर कई बार रिपीट कर चुके हैं, अब फिर भी नहीं आप बता रहे हैं तो थोड़ा मज़ा नहीं आता ना पढ़ाने में, जब तक आप थोड़ा रिस्पॉन्स ना दें। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और जो कुछ मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उनको तो कई बार बोला जाता है, वो तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। जी बेटा, तो ये जो पृथ्वी पर खींची गई है जो भूमध्य रेखा, ये मतलब काल्पनिक वाली है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम उसी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी लास्ट में रखो सर, ठीक है, क्योंकि इन लेक्चर्स का एक वो भी है मोटो कि जो भी आप कुछ आप साइड में नोट करते रहिए। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है या कोई बात आपके दिमाग में नहीं आ रही, उसे साइड में नोट कर लिया कि सबसे लास्ट में पूछना, वो लास्ट में 5-10 मिनट रखेंगे, वरना फिर होता ना कि टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर बीच बीच में आप क्लास क्वेश्चनिंग करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप जो भी पूछना है लास्ट पीरियड के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस करना है पढ़ लीजिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस का जवाब अगर आप एक बार में पढ़ लेते, एक हफ्ता पिछले सप्ताह मैंने नोट चलवाए थे आपके उस पर, आज वर्ष जवाब आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि एक बात इसमें लिखिए,
ऐसा नहीं, मैंने कल भी बताया था कि हम स्पेस रिसर्च पे काम कर जरूर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड पे नहीं काम कर रहे हैं। स्पेस रिसर्च पे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है या हम जो डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं तो अर्थ से भी कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर का भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट द्वारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सैटेलाइट डेटा से कहते हैं, उसका नाम ही है सैटेलाइट, ठीक है। और अर्थ सरफेस जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर हम रिकॉर्डर लगाए हुए हैं, पर डे का डाटा अर्थ के अंदर से भी कर रहे हैं, ऊपर से भी कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजिंग होती है वो अर्थ में भी चेंजिंग होती है उसकी वजह से। तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है स्पेस रिसर्च, और आज जगह सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो इसी रिसर्च फील्ड पे हो रही है। खैर आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, आप लोग अपनी चीज़ों पर फोकस करें, जो आपको ज़रूरत है उतना पढ़ लीजिए स्पेस रिसर्च की, कौन सा पहला उपग्रह था और कौन सा अभी रिसेंटली भेजा गया है। कौन सा भेजा गया 10 फरवरी को, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया 10 फरवरी को? हाँ, नैनो तो है ही, वो छोटे भी लॉन्च करे हैं। कौन सा नाम क्या हो सकता हो? नैनो सैटेलाइट तो है ही, लेकिन नाम भी तो पता होना चाहिए। कल ही बताया था मैंने, नोट भी कराया था, SSLV D2। तो वही तो कल की चीज़ अगर आप नहीं, और वो भी जो मेन पॉइंट है कि तो वो तो हर एक पेपर में भी मैंने बताया था कि जो भी 10 फरवरी को सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है, तो कहाँ वो तो खाली D2 से कैरेक्टराइज किया गया, नाम दिए गए अलग अलग, D1 D2 D3, जैसे A1 A2 A3, इनसेट A1 इनसेट B1, तो अलग अलग डिफरेंट नाम रहे इसलिए उनका, और फिर उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या, वो अलग की चीज़ है। अब देखिए हमारे इंडिया से इसरो क्या है इसरो स्पेस रिसर्च सेंटर है। तो बहुत सारे सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट छोड़े गए हैं, एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट छोड़े गए हैं, तो डिफरेंट सैटेलाइट जो हैं हम डिफरेंट छोड़ रहे हैं। एक साल में कई सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। एजुकेशनल सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? अभी जो कोरोना काल में बहुत सारी साइट्स थी, उनके नाम थे, कोई जुगनू, स्वयं, ये सब क्या है सैटेलाइट से नाम लिए गए हैं, ये सैटेलाइट्स के नाम है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, ये सब सैटेलाइट है। अगर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, अगर पेपर पढ़ते रहे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, मैंने कल भी बताया था, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें भी आ जाती, करंट अफेयर्स में, तो आप नोट करते रहिए। जो मान लो आपके मकसद की चीज़ है, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है, उसमें आप नोट करते रहिए, यही तरीका होता है। क्योंकि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक पेपर पढ़ना जरूरी है, हिंदी का एक इंग्लिश का। हिंदी इसलिए क्योंकि वो लोकल न्यूज़ आपको मिल जाएगी उससे, और इंग्लिश मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा तो उसमें मिल जाती है। मैंने पेपर का नाम बताया था, द हिंदू बहुत अच्छा पेपर है, सुना है नाम? टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी है, लेकिन द हिंदू ज़्यादा बेस्ट है दोनों में। एक पेपर उससे 2 फायदे होंगे, कर लेंगे तो आपकी हिंदी ही होगी जो भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन इंग्लिश भी तो जानना चाहिए। तो लिख लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या, लिख लीजिए एक लाइन, 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर में लगा समय, एक सेकेंड में लगे चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। नोट कर लिया सबने? अब अच्छा देखिए, स्पेस रिसर्च के अंडर में कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, इनके भी नाम लिख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नोट्स एक बार जरूर पढ़ लेंगे, इनमें बहुत चीज़ें, जितना आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा इनमें है। और अभी जो इंग्लिश के मेरे पास फोल्डर पड़े हैं वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, उसके उभयदेव का जो है उस पर तो सब जुड़े हुए हैं ना, हाँ, तो उसी में शेयर कर देंगे तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो मैंने बताया था कि अच्छा, ये सारी बातें तो मैं आपको बता ही चुके हैं, कौन कौन सी इसमें जो संस्थाएं काम कर रही हैं इसरो के अंडर में। अब बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप समझो। तो स्पेस कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, कब इसकी स्थापना हुई थी? कल बताया था मैंने, सभी एक चीज़ बताई थी, कई बार बताई, 1972 में कई बार बताया है इसे मैंने। तो अब इसके अंडर में जो काम कर रहे हैं संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो भी लिख लीजिए। तो ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न एजेंसियां हम ब्रीफली बता दे रहे हैं, बाकी आप इससे पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा पढ़ना है एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसे, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करके लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
हम चाह रहे हैं कि जो भी थोड़े पॉइंट्स बचे हैं मेन पॉइंट्स हम आपको बता दें, बाकी सब आपको ऑलमोस्ट बता ही चुके हैं लेक्चर में। अब डीपली जाना है तो आप ये नोट्स से एक बार जरूर पढ़ लें, और जो भी मेन पॉइंट्स आपको लगे कि नोट करना है तो कहीं नोट्स भी करते रहें, ठीक है। तो नंबर पहले फर्स्ट नंबर पे डाल लीजिए फिजिक्स लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL, शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं, PRL। अहमदाबाद में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, हम बता दें कहाँ पर है ये, अहमदाबाद में है, बहुत अच्छा रिसर्च का इंस्टीट्यूट है PRL। टॉप मोस्ट जो बच्चे होते हैं वही PRL भेजे जाते हैं, जो हम लोग कब या तो गेट के थ्रू जाते हैं या फिर GRF या नेट के थ्रू या प्री के कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं वो PRL में या भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर सुना आपने, BRC, भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर सबने सुना होगा। एक तो नरोरा में ही है, परमाणु केंद्र नरोरा अपने यूपी में ही है, गंगा नदी किनारे नरोरा जगह सुनी है आपने, एक तो वहीं पर है, फिलहाल उसमें नहीं जाना है। तो ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना किसने करी थी, साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये PRL की, और 1947 में, इतना नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे कौन थे, स्पेस फिजिक्स के फादर के लीजिए या संस्थापक के लीजिए। इंडिया में स्पेस फिजिक्स को किसने स्टेब्लिश किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब कई बार बता चुके हैं, सबसे पहले लेक्चर में यही सब चीज़ें नोट कराई थी आपको। सबसे पहले लेक्चर में कहाँ से इंडिया में स्पेस रिसर्च शुरू हुई थी, और एक डेट के साथ एक पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, एक आध पॉइंट मिस हो गए तो मैं अगले लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, कहाँ है, अहमदाबाद। उसके बाद दूसरा था सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, स्पेस रिसर्च के अंडर में जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उनके नाम हम लिखा रहे हैं, लिख लिया पहले हेडिंग ऊपर, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, हिंदी में ही लिख लीजिए, हिंदी में लेबोरेटरी, या इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए सेमीकंडक्टर। अब जैसे सेमीकंडक्टर आपसे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन क्योंकि एक एजेंसी है स्पेस रिसर्च के अंदर में काम करें, तो सेमीकंडक्टर कौन बताएगा, कोई साइंस बैकग्राउंड का है यहाँ पर, साइंस बैकग्राउंड का कोई बच्चा बैठा नहीं, बताओ क्या होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक हिंदी कहते हैं, एक बात बोलो, हाँ नहीं हम एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे उसके, हम ये पूछे होते क्या है अर्धचालक। देखिए सुन लीजिए, अच्छा हम बता दे रहे हैं, आपको टाइम लगेगा। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं कंडक्टर, जो आजकल जितने भी कंडक्टर हैं उन्हीं में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो जो कंडक्टर होते हैं या बोलो मटेरियल्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक कुछ जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं सेमी कंडक्टर, कुछ कैसे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स इधर हिंदी में चालक भी कहते हैं, चालक, और सेमी कंडक्टर मीन्स अर्धचालक, और इंसुलेटर मीन्स कुचालक या सुचालक, ठीक है। तो इनको जो है सेमी कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी चालक और अचालक के बीच में होती है, बस इतना समझ लीजिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि नाम आ गया सेमी कंडक्टर, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो सर इसमें मतलब करंट फ्लो होती है क्या? होती है, बताया ना, मतलब बीच में होती है, चालक और अचालक के बीच में होती है। चालक जो होते हैं वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, चालक जो होते हैं इजीली करंट फ्लो होती है, जो धारा है वो आसानी से फ्लो होती है, और धारा की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है, चाहे ट्यूब लाइट हो, चाहे ये हमारा बोर्ड चल रहा हो, ठीक है जी। मोबाइल तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है, इसमें चिप्स जो लगी होती है वो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जो चिप्स लगी होती है मेमोरी चिप्स जो है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की। और सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो जर्मेनियम होते हैं या सिलिकॉन होता है, ज़्यादातर कोशिश इस करी जाती है यहाँ पे सिलिकॉन की करी जाती है। तो क्वेश्चन पूछते तो बता दे रहे हैं, मेरा इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है। जो मोबाइल में चिप्स जिसे मेमोरी कहते हैं, मेमोरी चिप्स, दो तरीके की मेमोरी चिप्स होती हैं, एक होती है रोम, एक होती है रैम, ठीक है, रैम होती है और रोम होती है।
ये रीड ओनली मेमोरी एक होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो फिलहाल इससे हमको मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जनरल साइंस में तो यह क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितनी मोबाइल की जो चिप्स बनी होती हैं, वो सब मोबाइल की जो चिप्स हैं वो इसलिए किसकी होती हैं, सेमीकंडक्टर की होती है। किसकी होती है? और उसमें भी ज़्यादातर कौन सी? सिलिकॉन चिप्स इस्तेमाल करते हैं। किसकी चिप्स इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्यों करते हैं? कि सिलिकॉन की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। वैसे जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर अच्छा है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है